हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेव ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आज शुरू कर रहा हूं, मैं आपको इंटरफेरेंस की इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको, और उस एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज विड्थ या लाइट का वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया था, राइट। अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है तो आपने देखा था एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स तैयार किए गए थे। मेन सोर्स एस था और उससे हमने इक्विडिस्टेंस दो लाइट सोर्स S1 और S2 क्रिएट किए थे। क्यों, क्या जरूरत थी एक ही सोर्स से क्रिएट करने की? क्या हम दो अलग अलग लाइट सोर्स पुट करके नहीं तैयार कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस, लाइट्स में इंटरफेरेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लाइट सोर्सेस का कोहेरेंट होना, राइट। अगर लाइट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अब बात आती है कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, दो लाइट सोर्स हैं, दोनों लाइट एमिट कर रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर उन दोनों के बीच फेस डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट मेंटेन रहे तब इन दोनों सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट सोर्स करेंगे। सिंपल टर्म्स में, इफ द फेस डिफरेंस बिटवीन टू लाइट सोर्सेस रिमेन्स कांस्टेंट, then this type of two sources will be coherent sources। और अगर ऐसा नहीं है तो लाइट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे। देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ है कि टू लाइट सोर्सेस विच एमिट लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअसली विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर कोहेरेंट सोर्स, राइट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने एक सोर्स से दो सोर्स बना लिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था एक सोर्स से दो सोर्स तैयार किए, और वो क्योंकि एक ही सोर्स से तैयार हुए हैं तो उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। और उन्होंने हमको स्क्रीन पर एक पैटर्न दिया था फ्रिंज का, जिसमें ब्राइट डार्क अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी, और सारी फ्रिंजेस की विड्थ हमारी क्या थी? इक्वल, राइट, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे कहलाएंगे? इनकोहेरेंट सोर्सेस। मतलब जिसमें फेस डिफरेंस हमारा कांस्टेंट मेंटेन नहीं रहेगा, दैट सोर्सेस विल बी नोन एज इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस। और फिर उससे क्या होगा? इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। और इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स से इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब एक और चीज, मैंने एक्सपेरिमेंट जब यंग्स एक्सपेरिमेंट कराया था तो उस समय बताया था आपको कि जो लाइट होनी चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। यस, ठीक है। क्या, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या व्हाइट लाइट यूज करें यहां पर मोनोक्रोमेटिक की बजाय? व्हाइट लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की व्हाइट लाइट। और जब हम व्हाइट लाइट बोलते हैं तो व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ द सेवरल कलर्स, ये तो आपको मालूम ही है। विबग्योर 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, और उस व्हाइट लाइट से इंटरफेरेंस कराने की कोशिश करें तो क्या इंटरफेरेंस होगा? होगा, लेकिन उस सेवरल कलर्स होने की वजह से फ्रिंजेस ओवरलैप हो जाएंगे और धीरे धीरे वो आपको क्लियर इंटरफेरेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाएंगे, डिफरेंट कलर्स की फ्रिंजेस, राइट। तो इसीलिए इंटरफेरेंस के लिए हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट की जरूरत होती है, राइट। अब हम एक पॉइंट आता है, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि हाउ यू, इस बार तो ऑब्जेक्टिव में आना है ना,
मल्टीपल चॉइस में, तो दे सकते हैं कि कैसे आप कोहेरेंट सोर्स तैयार करेंगे। तो हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से तो कोहेरेंट सोर्स तैयार किया था, साथ साथ हम लोग फ्रेनेल बाइप्रिज्म मेथड से भी कोहेरेंट सोर्स तैयार कर सकते हैं, या लॉयड मिरर मेथड से भी कोहेरेंट सोर्सेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 नाम है, इनको याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक अच्छा, अब मैंने कहा कि 2 लाइट सोर्सेस हैं। पहले तो मैंने आपकी बात वैसे ही क्लियर कर दी कि 2 लाइट सोर्स इंडिपेंडेंट हैं, तो उनसे आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा, राइट। ठीक, अच्छा, अब इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट थिंग, लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, नंबर 1। लाइट सोर्सेस से एमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, लाइट सोर्स नैरो होने चाहिए, और लाइट सोर्स वेरी क्लोज होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। यहां बोर्ड पे जो मैंने दिखाया था एक सोर्स यहां एक सोर्स यहां, नहीं, ये तो दिखाने की बात है, बहुत पास होना चाहिए, वेरी क्लोज, राइट। और एम्पलीट्यूड दोनों लाइट्स का इक्वल या नियरली इक्वल होना चाहिए। ये किस चीज के लिए? इंटरफेरेंस के लिए। अब इंटरफेरेंस में एक बात आ रही है जिसको हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, इसको हम लोग परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लास्ट टाइम जब यंग्स एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको स्क्रीन पे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई थी ना। इसका मतलब कि स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क की जो भी पोजीशन बन रही है वो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो ऐसे पैटर्न को हम लोग सस्टेन्ड या परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, राइट। If there is no change in the position of the maxima or minima operating on the screen with time, then this type of interference pattern is known as sustained interference. देखिए मैंने लिख रखा है कि the interference pattern in which the position of maxima and minima of the intensity on the observation screen do not change with time is permanent or sustained interference. अभी इतना समझ में आ गया, राइट। तो आप एक काम करिए, इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। हम सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशंस आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द कंडीशंस फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मैक्सिमम में बता चुका हूं इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए 1 बाय 1 चेक करिए। 2 सोर्स शुड, जो 2 लाइट के सोर्स हैं भाई, इंटरफेरेंस के लिए 2 लाइट वेव चाहिए, वो कहां से आएंगी? 2 सोर्स से आएंगी। और दोनों सोर्स कैसे मिलेंगे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है। तो उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो 2 सोर्सेस शुड, नंबर 1, emit waves continuously of same frequency, यानी दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, राइट, दोनों सेम होनी चाहिए। नंबर 2, दोनों क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट। नंबर 3, दोनों सोर्सेस नैरो होने चाहिए, पहले हमने बताया, नहीं तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, राइट, शुड बी नैरो। नंबर 4, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दोनों लाइट सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, नहीं तो फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाएंगी, पहले बता चुका हूं। इसके बाद दोनों सोर्स नैरो होने के साथ साथ वेरी क्लोज भी होने चाहिए, बहुत पास होने चाहिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज, मतलब ये दोनों सोर्स अगर ये S1 और S2 है और ये स्क्रीन है तो ये डिस्टेंस D और ये डिस्टेंस स्मॉल डी, अगर आपको डायग्राम याद आ रहा तो ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज होनी चाहिए, राइट। इसके बाद फॉर बेटर कंट्रास्ट एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल, हमने पहले ही बताया था कि एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल, लेकिन बेटर कंट्रास्ट के लिए आपका एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल। एंड द लास्ट पॉइंट, वेव मस्ट ट्रेवल नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन, राइट।
और ये कुछ कंडीशंस हैं हमारी सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। क्लियर? वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। वीडियो पॉज करके नोट करिए। Students, now I'm going to discuss about the comparison of the intensities at the maxima and minima. शुरुआत से बात करता हूं। देखिए, हमको मालूम है इंटेंसिटी, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, is proportional to amplitude square, that is I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर। अब मान लीजिए दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटीज I1 और I2 है और एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, तो क्या हो जाएगा? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं। हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं इसे लिखा रहने दे रहा हूं मेन एक्सप्रेशन को, बाकी चीजें हटा दे रहा हूं। ये तो आपने नोट कर लिया। अब देखिए, हमको मालूम था कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। यस, और आर क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं आई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी आई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक, कोई डाउट नहीं? अब देखिए, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? कॉस फाई क्या होना चाहिए? +1। cos phi should be +1 and therefore I maximum क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos phi 1 हो गया, और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। राइट? ऐसे ही फॉर मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा? cos phi शुड बी -1। -1 हो जाए तो यहां माइनस हो जाएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A2, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो जब ये -1 हो गया तो क्या हो गया हमारा? देयरफॉर I मिनिमम क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और माइनस रख देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? -2A1 A2, एंड दैट इज A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम मुझे मिल गई, इंटेंसिटी मिनिमम मुझे ये मिल गई। और अब अगर कंपेयर करना है, यानी I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो दिस विल बी A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब एक काम करते हैं, A2 कॉमन ले लें दोनों से, तो यहां क्या हो जाएगा? A2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बचेगा क्या? ब्रैकेट में A1 अपॉन A2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन A2 -1 होल स्क्वायर। भाई A2 कॉमन लिया तो यहां तो 1 बचेगा, यहां है नहीं, तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा A2 स्क्वायर, यहां भी A2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मुझे ये मिलेगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? एक कांस्टेंट मान लें, क्या? R। तो इसको कह सकते हैं R प्लस 1 अपॉन R -1 होल स्क्वायर। ठीक है, और R क्या है?
R is the ratio of the amplitudes. ठीक है, R is the ratio of the amplitudes. तो अभी क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और फट से मैथमेटिकल फॉर्म को नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं. इसने नोट कर लिया तो मुझे लगता है इंटरफ्रेंस का पूरा कंप्लीट हो गया. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय.